Hello everyone, welcome back to my channel UPSC Sathi. In this video series, we are covering the Vision IAS Monthly Current Affairs for October 2024. I have already covered the international affairs. Now we are starting with the polity and governance. In this video, we will cover all the topics under this polity and governance. So the first topic is about Jan Yojana Abhiyan. तो जन योजना अभियान क्या है? अगर आप नॉर्मली सोचो और अंदाज़ा लगाओ तो जन योजना मतलब पीपल्स के लिए, लोगों के लिए एक कोई हम पॉलिसी बना रहे हैं, कोई प्लान बना रहे हैं, राइट। और उसके लिए हमने कैंपेन लॉन्च किया है। तो अगर सबसे ज़्यादा एक लोकल लेवल पे हम देखें तो हम किन के लिए प्लान बनाएंगे? एट द पंचायती राज लेवल, बिकॉज इट फॉर्म्स द थर्ड टियर ऑफ अ गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो इसी के अंदर अब अगर पंचायत के लिए हम प्लान बना रहे हैं तो कौन ने लॉन्च किया होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एक पीपल प्लान कैंपेन दैट इज जन योजना अभियान को लॉन्च किया है, जिससे हम जो पंचायत है उसके लिए हम डेवलपमेंट प्लान बना रखें फॉर 2025-2026 एंड दिस इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। तो क्या इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है या हम अपने मन से बना रहे हैं? नहीं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो वी नो कि आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी मतलब आर्टिकल 40 स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि आपको पंचायती राज को ऑर्गेनाइज करना है। और ये कैसे होंगे? एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह ये काम करेंगे, मतलब आप लोगों को ऑटोनॉमी दोगे कि वो खुद को कुछ गवर्न कर पाएँ, राइट। लोकल लेवल पे लीडर्स होंगे जो देखेंगे कि उनके लोगों की क्या समस्या है और उसके लिए वो सोल्यूशंस लाएंगे। तो ये क्या किसी का सपना था? हाँ जी, ये गांधी जी का सपना था कि हमें विलेज पंचायत होनी चाहिए जिसे वो ग्राम स्वराज की तरह देखते थे। तो 73rd और जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको इसी के लिए लाया गया था, जिससे हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनका एक फॉर्मल 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया जा सके, जिसमें लोकल लेवल पे होते हैं सबसे पहले ग्राम सभा, जिसमें 18 ईयर्स के अबव जितने भी लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उसके ऊपर होता है ग्राम पंचायत, जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो प्लान्स बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उनके ऊपर होता है जिला पंचायत और उनके ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। आई होप इतना आपको क्लियर है। अब इसी के अंदर अगर हम देखें तो 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करता है वो इंट्रोड्यूस किया था उसने आर्टिकल 243 दैट वी नो। अब इसी के अंदर एक सब आर्टिकल है 243G और ये आर्टिकल क्या कहता है कि जो पंचायत विच आर एक्टिंग एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, अगर वो सेल्फ गवर्न कर रहे हैं, वो खुद को गवर्न कर रहे हैं, तो उन पर ये अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि वो खुद के लिए प्लान कर सकें, क्योंकि जब तक इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल, right? So it is mandatory for them to prepare the plan for the economic development and the social justice, right? Now, अब ये जो प्लान है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तो वी नो एक 11 शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द 73rd 4th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें मेंशन किया गया था कि ऐसे 29 सब्जेक्ट हैं जहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपने लिए काम कर सकते हैं और उन्हीं 29 सब्जेक्ट्स पे ये लोग प्लान प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप दिस मच इज क्लियर व्हाट आर द पंचायती राज डेवलपमेंट प्लान। नाउ अगर हम देखें ये जो अभी कैंपेन लॉन्च किया गया है इन प्लान्स को बनाने के लिए, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये क्यों है? एम इज टू इन्वॉल्व द पीपल पार्टिसिपेशन, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का मेन एम ही ये था कि हम लोगों को इन्वॉल्व करें इन दी गवर्नेंस, राइट। और इसका जो नाम है वो सबकी योजना सबका विकास रखा गया है, इट इज सिमिलर टू सबका साथ सबका विकास। तो ये सबकी योजना, और ये कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट ऑन 22 अक्टूबर 2018। Why on 22 October? Yes, you guessed it correct, because of the Gandhi Jayanti. Now it is implemented at all the 3 tiers of the पंचायती राज। और इन्हें कौन इम्प्लीमेंट करेगा? जो भी स्टेक होल्डर हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, सरपंच वगैरह हो गए, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो महिलाओं के ग्रुप होते हैं, ठीक है, और जो भी बाकी स्टेक होल्डर हैं। अब इसमें कॉम्पोनेंट क्या होंगे, ठीक है। तो पहले कौन बनाएगा? तो हमें पता है कुछ सभा होती हैं, जैसे ग्राम सभा हो गई, ठीक है। अगर ब्लॉक लेवल पे इससे ऊपर जाओ तो ब्लॉक सभा हो गई, ब्लॉक के ऊपर जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट सभा मिल जाएगी, महिला सभा जो महिलाओं का ग्रुप होता है, वार्ड सभा, वार्ड जो है ब्लॉक, वार्ड मिलके ब्लॉक बनाते हैं। तो ये अलग अलग लेवल के लिए प्लान बनाएंगे। ग्राम मतलब विलेज के लिए ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होगा, ब्लॉक के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट प्लान होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत लेवल प्लान होगा, ठीक है।
इसके संग एक कैलेंडर भी बनाया जाता है। अब ये कैलेंडर क्यों बनाया जाएगा ग्राम सभा वाइज? क्योंकि हमें पता है कि हम एसडीजीज को फॉलो करते हैं एट द नेशनल लेवल, एंड ये यूनाइटेड नेशंस के 17 गोल्स हैं जो हमें 2030 तक मीट करने हैं। एवरीबडी नोज कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जैसे एसडीजी 1 क्या है कि देयर शुड बी नो पॉवर्टी, एसडीजी 2 क्या है देयर शुड बी नो हंगर। तो इन्हीं को हमने क्या किया, लोकलाइज किया है। मतलब कि ये जो गोल्स हैं हम सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं है, हमें इन्हें स्टेट लेवल पे भी अचीव करना है, हमें इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अचीव करना है, हमें इन्हें विलेज लेवल पे भी अचीव करना है। नाउ सिंस वी हैव लोकलाइज देम, तो हमने क्या किया कि हर पंचायत के लिए हमने एक पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि कौन सी पंचायत इन 17 पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करी है, कि कहाँ सैनिटेशन अच्छा है, कहाँ पे हंगर कम है, कहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है। और फिर हम देखते हैं जो थोड़ा पुअर परफॉर्म करें तो क्या गैप्स हैं, these थीमेटिक डेवलपमेंट गैप्स कहाँ पे हैं, उस अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को मॉडिफाई करेंगे। तो एक कैलेंडर बनाया हुआ है कि हम इन्हें कब तक अचीव करना है, एक टारगेट सेट किए गए हैं, राइट। और इसमें जो हमने अप्रोच फॉलो करी है, नाउ मेंशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गवर्नमेंट इज फोकसिंग अ लॉट ऑन दिस की टर्म्स, और ये आपके मेंस के आंसर के लिए बहुत अच्छा एक कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड की तरह काम करेगा। इफ यू राइट व्हाट वी नीड इज होल ऑफ गवर्नमेंट और एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। व्हाट डज इट मीन कि सारी गवर्नमेंट मिलके काम करे, कोई सिलोज में काम नहीं करे। सिमिलरली होल ऑफ सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट हो गई, हमारी जो सिविल सोसाइटी होती है, एनजीओज हो गए, हमारे प्रेशर ग्रुप्स हो गए, हमारे कॉमन सिटीजन्स हो गए, सो दे ऑल शुड वर्क टुगेदर टू मेक द गवर्नेंस इफेक्टिव। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है ये मल्टी डोमेन है और मल्टी सेक्टोरल है। एंड इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन पे भी हम फोकस कर रहे हैं। यूथ को इन्वॉल्व करो, व्हाई नॉट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एल्डरली को इन्वॉल्व करो, और फिर जो वर्किंग एज ग्रुप है वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, 18 से लेके जो भी हमारा 65 ईयर्स 75 ईयर्स तक चलता है। इसके अंदर हम एक कोलैबोरेट कर रहे हैं विद उन्नत भारत अभियान। उन्नत भारत अभियान में हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम यूथ पे फोकस कर रहे हैं, सो वी आर इन्वॉल्विंग 15,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस ईयर फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सो दैट वो अपने इनपुट दे पाए, जिससे हमें एक यूथ पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एंड फिर ये जो प्लान्स होते हैं, हमने प्लान बना लिए जो सभा ने मिलके सबके पार्टिसिपेशन के संग प्लान बनाए, एंड नाउ दे विल बी पब्लिश्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पब्लिक को दिखना चाहिए ना, तो दिस विल बी विजिबल ऑन द ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो आप ये खोल के भी चेक कर सकते हो कि आपकी पंचायत या आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा क्या प्लान है। तो दिस विल बी अपलोडेड ऑन द ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ठीक है, नाउ पीपल पार्टिसिपेशन तो हमने देखा है कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ग्राम दीज डेवलपमेंट प्लान। सो वी नो कि इनका मेन एम क्या था कि गुड गवर्नेंस हो, और आपने अपने एथिक्स पेपर में, अपने गवर्नेंस में पढ़ा होगा कि गुड गवर्नेंस के 8 पैरामीटर होते हैं: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, रूल बेस्ड वर्किंग, रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंक्लूसिव। तो अगर कोई भी गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इन 8 पैरामीटर्स के बेसिस पे अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। कैसे, आई विल टेल यू। जैसे ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी, अगर ये पब्लिक जो पंचायती राज डेवलपमेंट प्लान है, अगर वो सबके पार्टिसिपेशन से बने होंगे, तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं करेंगे कि कैसे किस डिसीजन के बेसिस पे इन्हें प्लान्स को बनाया गया है। एंड सिंस दे आर पब्लिश्ड ऑन द ग्राम स्वराज पोर्टल, तो ये सबको दिखेंगे। सो दिस विल इम्प्रूव द इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, इट विल इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी, अगर लोगों पे इंफॉर्मेशन होगी कि क्या प्लान है, तो आप अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो ना अपने लीडर्स को कि यार प्लान में तो ये था, तुमने काम ये क्यों नहीं किया। सिमिलरली आपकी भी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप जाके चेक करो कि आपके लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या प्लान है, एंड यू कैन होल्ड योर लीडर्स, योर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल वेदर दे आर डूइंग द वर्क गुड और नॉट, राइट। पार्टिसिपेशन, तो ये तो हमने देखा ही था कि इसमें पीपल पार्टिसिपेशन है, लोगों को मिलकर, ग्राम सभा मिलकर, ब्लॉक सभा मिलकर ये प्लान बनाएंगे। कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग, सब लोग मिलके एक प्लान बनाएंगे, एक कॉमन पेज पे आएंगे, राइट। एफिशिएंसी बढ़ेगी, जब एक अच्छा प्लान होगा उसमें डेडलाइन होगी, हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए होंगे, थीमेटिक गैप्स बेस्ड ऑन दी एसडीजीज, पंचायती राज इंडेक्स की क्या क्या गैप्स हैं, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। रूल बेस्ड मतलब हम कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो करें ना, कि उन्हीं के बेसिस पे प्लान है। हम जो 29 आइटम्स हमने देखे इन द 11 शेड्यूल, तो रूल बेस्ड है। रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी, जब लोगों को पता होगा कि क्या प्लान है और क्या काम किया गया है, क्या नहीं किया गया, तो गवर्नमेंट विल बी मोर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन, राइट। एंड इंक्लूसिव है, सब लोग मिलकर प्लान बना रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड किया है। तो क्या आपने इन्हीं 8 पॉइंट पे
इसके बेनिफिट नहीं बता दिए, है ना। सो इट इज़ वेरी इजी टू टेल इन दिस। एक बार हम यहाँ से भी देख लेते हैं, तो वही आपको पॉइंट्स मिलेंगे कि इट विल इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मनरेगा में भी क्या होता है, सोशल ऑडिट का प्रोविजन होता है, जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो सिमिलरली इधर भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंक्लूसिव होगा, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। तो इंक्लूसिव होगा, सेंस ऑफ ओनरशिप आता है जब आपको इंक्लूड किया जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जैसे माई गवर्नमेंट साथी 2 पोर्टल है, इसमें क्या करते हैं, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। आप भी अपने इनपुट दे सकते हो माई गवर्नमेंट ऐप पे, राइट। सेल्फ रिलायंस आता है, क्योंकि मेन एम ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का है सेल्फ रिलायंस होना। इट ब्रेक्स द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ डिपेंडेंस, जैसे एसडीजीज होते हैं, एम्पावर्ड ग्रुप होते हैं, कवरेज सबको इन्वॉल्व करेगा। सो इट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर, जैसे स्वच्छ भारत अभियान भी इंक्लूसिव है। सस्टेनेबिलिटी, ये तो एसडीजी गोल्स का काम ही है, ठीक है। एंड इम्प्रूव प्रोजेक्ट डिजाइन, तो वही एफिशिएंसी इंक्लूसिवनेस बढ़ेगी, है ना। लोकल नॉलेज और नीड्स को फुलफिल करेगा, तो इट विल बी मोर रिस्पॉन्सिव इन नेचर, राइट। एंड इसमें एक ये हम देख लेते हैं वेरियस फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होते हैं। एक तो हो सकता है कि पार्टिसिपेशन आपका राइट है, कि आपका ही राइट है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, है ना। जैसे राइट टू वोट होता है, तो इट इज़ योर राइट कि आप वोट दो। सिमिलरली इट इज़ योर राइट कि आप ये जो पंचायती डेवलपमेंट प्लान बन रहे हैं, उनमें आपका अधिकार है कि आप उनमें पार्टिसिपेट करो। देन एज अ प्रोसेस, मतलब आपको इंक्लूड किया जा रहा है, जैसे सोशल ऑडिट हो गई, तो ये मैंडेटरी नहीं है, बट इट इज़ बेटर इफ यू आर इंक्लूडेड। एंड इट कैन बी एन एंड, मतलब ये गोल ही है कि हमें पार्टिसिपेशन लोगों का करवाना है। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो इसका गोल ही है कि पार्टिसिपेशन बढ़े। या अफर्मेटिव एक्शंस, जैसे रिजर्वेशन होते हैं, तो उसमें गोल क्या होता है कि मैक्सिमम जो मार्जिनलाइज लोग हैं, या ईडब्ल्यूएस हो गया, जो लोअर स्टेटा है इकोनॉमिक्स बैरियर का, उन्हें इंक्लूड किया जाए। तो ये एंड हो गया। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस, तो अवेयरनेस नहीं है एक तो सबको, ठीक है, कि हमें कैसे आना है, क्या अवेयरनेस नहीं है, फंड नहीं है, कैपेसिटी कम है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लेक्स है, दे डोंट वांट टू इंक्लूड पब्लिक इन जनरल, क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नॉन ऑब्लिगेटरी नेचर है, लैक ऑफ डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है, पीपल कि कौन जाएगा यार, कौन पार्टिसिपेट करेगा। कई बार उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं होती इनफ कि एक अच्छे से प्लान को अपने पॉलिसी इनपुट दे सके। और एक जो पैटर्न क्लाइंट एटीट्यूड है कि जैसे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दैट हायर पोजीशन, या वो अपने ही एक एटीट्यूड मेंटेन करके रखते हैं, तो उससे एक हायर और लोअर हायरार्की बन जाती है, विच शुड नॉट बी देयर। दे आर देयर टू सर्व द पब्लिक एंड नॉट द पब्लिक टू सर्व देम, राइट। तो ये एटीट्यूड भी अभी थोड़ा हमारा गलत है। आगे हम क्या कर सकते हैं कि पॉलिसी को इंटीग्रेट करना चाहिए, लोकल गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर सकते हैं, जीआईएस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, सो दैट दे कैन गिव बेटर इनपुट, दे कैन पार्टिसिपेट मोर। बिहेवियरल चेंज, जो लीडर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इवन इन सिटीजन, वो लाने की बहुत नीड है। तो आई होप this topic is clear. Next topic is about the free legal aid. What is the news that सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी को टू इंश्योर कि जो फ्री लीगल एड है प्रिजन इनमेट को, वो इफेक्टिवली प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नाउ बिफोर कमिंग टू द न्यूज, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्री लीगल एड, ठीक है। तो लीगल एड मतलब, फ्री लीगल एड मतलब कि ऐसे प्रिजनर्स जो पुअर हैं या हु आर अनेबल टू हैव एक्सेस टू द लीगल एड, या फिर जो मतलब अपना केस नहीं लड़ पा रहे हैं, ऐसे कुछ इनमेट्स होते हैं, तो इट इज़ देयर राइट कि उनको फ्री लीगल एड गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाए, बिकॉज एक्सेस टू जस्टिस is the cardinal value of our constitution. Even in preamble it is mentioned that socio-economic and political justice, ये इस पे सभी का राइट होता है। एंड इवन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखें तो फर्स्ट आर्टिकल 21 आता है, जिसमें ये बताया गया है कि नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी except according to the law established by law, and Article 39A which was inserted by 42nd Constitutional Amendment Act of 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें ये है, DPSP है, स्टेट की ड्यूटी है कि दे हैव टू इंश्योर दैट अपॉर्चुनिटीज फॉर सिक्योरिंग जस्टिस आर नॉट डिनाइड टू एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक या अदर कोई डिसेबिलिटी की वजह से। ऐसा नहीं हो कि किसी को रिप्रेजेंटेशन या लीगल जो सर्विस है वो मिले ही नहीं, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत प्यारा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे गवर्नेंस को ट्रूली डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के DPSP के अंदर जो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है उसे लाया गया था इन 1987 विच केम इनटू फोर्स इन 1995, ठीक है। एंड ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो ऐसी अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करें जो कि
प्रोवाइड करें फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू दी वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी। ठीक है, तो इसी के अंदर नेशनल लेवल पे नालसा और स्टेट लेवल पे SLSA एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी हैव DLSA को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और जो सेक्शन 341 है अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें भी प्रोवाइड किया गया है कि खर्चा कहाँ से आएगा, तो इट विल बी द स्टेट हु विल प्रोवाइड द एक्सपेंस टू एस्टैब्लिशिंग द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। तो अगर हम इसके बारे में और देखें तो जैसा भी हम देखा ये 1987 के एक्ट द्वारा बनाई गई थी, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई आर्टिकल के अंदर बनाई जाती है एंड स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी एक्ट के अंदर बनाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, पॉलिसीज, प्रिंसिपल और गाइडलाइंस को बनाना, स्कीम्स को बनाना। ठीक है, और इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो स्टेट लेवल की होती है। तो जो नेशनल लेवल की होती है वो पॉलिसी मेकिंग का काम करती है और स्टेट लेवल की इम्प्लीमेंटेशन का, मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना। तो ये आपने अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि लोक अदालत क्या होते हैं, एक ADR का मैकेनिज्म है जिसमें जो लोग हैं वो फ्री में, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं। Now, who are eligible for the free legal aid? So we know that it is not for everyone. जो weaker sections of society है उन्हीं के लिए ये अवेलेबल है। And this become very important from the prelims perspective. Even MCQs में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, who are eligible for the free legal aid? तो women, children, ठीक है, देन मेंबर्स ऑफ SC एंड ST, तो जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वुमेन है, चिल्ड्रन है। नाउ इंडस्ट्रियल वर्कमैन, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ऐसे लेबर्स, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर, देन पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, एंड पर्सन इन कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम, जुवेनाइल होम या साइकेट्रिक हॉस्पिटल। तो अगर ऐसे पर्सन जिन्हें प्रिवेंटिव या प्रोटेक्टिव होम में, जुवेनाइल होम में रखा गया है, पर्सन जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे पुअर पीपल जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, ऐसे लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड इन सुप्रीम कोर्ट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ रहे हैं और उनकी इनकम 5 लाख से कम है, तो दे आर ऑल्सो एंटाइटल टू फ्री लीगल एड। एंड विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ऑफ वेगान, तो इनको भी ये राइट है। ठीक है, तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन, चिल्ड्रन, SC, ST, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, देन विक्टिम्स हो गए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी हो गए, पर्सन इन कस्टडी हो गए, या अगर इनकम क्राइटेरिया देखें तो 1 लाख से कम फॉर नॉर्मल और सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख से कम। ठीक है, और विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। नाउ लेट अस कम बैक टू फर्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट हम देख लेते हैं। दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव कि आपको कभी भी अपने पॉलिटिक आंसर जब लिखो तो यू शुड मेंशन 1 to सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो इसमें जो हुसैन आरा और MH हॉसकोट केस बहुत इंपॉर्टेंट है। MH हॉसकोट केस में बोला गया था 1978 में कि राइट ऑफ प्रिजनर टू फ्री लीगल एड इज अंडर आर्टिकल 21। तो अंडर आर्टिकल 21 ये प्रिजनर्स का राइट है कि उन्हें फ्री लीगल एड मिले। और हुसैन आरा खातून केस में इन 1979 1 ईयर आफ्टर ये बोला गया था इट इज़ अ फंडामेंटल राइट टू गेट ए स्पीडी ट्रायल, मतलब स्पीड में जो भी ट्रायल है वो होना चाहिए विद इन द टाइम ड्यूरेशन, बहुत डिलेड नहीं होना चाहिए, एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। देन जो अदर केस हैं जैसे खात्री केस और सुबदास केस, जिसमें इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया था फ्री लीगल एड की। नाउ जो न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस इशू किए, तो ये कि लीगल जो सर्विस अथॉरिटीज़ उनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। वी नीड टू मॉनिटर द पर्सनल लीगल जो एड क्लिनिक्स होते हैं, पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, डेटा लेड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स होना चाहिए जो कि पीरियोडिक इंस्पेक्शन और ऑडिट कर सके, लोकल लैंग्वेज में डेटा अवेलेबल होना चाहिए जैसे अवेयरनेस जनरेशन हो। ठीक है, फिर जेल विजिटिंग लॉयर्स हो गए, वॉलंटियर्स हो गए, तो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होना चाहिए बाय ठीक है। एंड हाई कोर्ट एक वेब पेज बना सकता है जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाए और पीरियोडिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। सो यू शुड हैव रफली एन आइडिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लीगल एड, व्हाट आर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, एंड नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। तो अगेन दिस इज वेरी इजी। इंपॉर्टेंस क्या होगी, सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस। तो आर्टिकल 38 ऑल्सो टॉक्स अबाउट जस्टिस, वेलफेयर, RPML टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, राइट। सो सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज कम होनी चाहिए, ठीक है, राइट गारंटीड बाय लॉ, देन प्रोटेक्शन ऑफ राइट, तो फंडामेंटल हमारे जो राइट्स हैं, लिबर्टीज अंडर आर्टिकल 21, फेयर ट्रायल, स्पीडी ट्रायल,
राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट, एंड एक्सेस टू कोर्ट। तो ये सब होना चाहिए। स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जब सभी को एक समान अधिकार मिलेगा कि वो अपना केस लड़ सकते हैं या कोई भी इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो एक पब्लिक ट्रस्ट जनरेट होता है, लीगल अवेयरनेस बढ़ती है। तो इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर कुछ इश्यूज हैं जैसे अवेयरनेस नहीं है या क्वालिटी जो लीगल एड के हैं वो इतनी सही नहीं है, फंडिंग का इश्यूज आते हैं, डिलेज रहते हैं, या बैरियर टू एक्सेस बहुत दूर रह रहे हैं, जोग्राफिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर। इसी के लिए जो है लोकल लैंग्वेज में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देन कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे दिशा स्कीम है टू स्ट्रेंथन दी प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म, की लिटिगेट करने से पहले ही सॉल्व किया जाए। टेली लॉ है, जैसे एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ लॉयर्स को बनाया जाता है जो कि स्टेट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ बैठते हैं, वो लीगल एडवाइस देते हैं। देन न्याय बंधु हैं, तो ऐसे कुछ लॉयर्स हो सकते हैं जो वॉलंटरी किसी की हेल्प करना चाहते हो, तो दे विल नॉट चार्ज एनी फीस बट दे विल प्रोवाइड द फ्री लीगल एड। तो वो न्याय बंधु मतलब वो आपके फ्रेंड है, तो दे प्रोवाइड प्रो बोनो लीगल सर्विस। देन न्याय मित्र, तो न्याय बंधु अलग है और न्याय मित्र जो है अगर बहुत पुराने केसेस हैं, 10 से 15 साल के पुराने जो सिविल या क्रिमिनल केसेस, उनको सॉल्व करने के लिए लोक अदालत, यू मस्ट बी नोइंग कि एक एडीआर का मैकेनिज्म है जहाँ पे प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म या डिस्प्यूट जो पेंडिंग है कोर्ट में उसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया जाता है और यहाँ पे कोई भी आपसे फीस चार्ज नहीं करी जाती है। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो ये आपको मेंशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा इन्हें ऐसे अगर मीन्स में आते हैं तो आप इन्हें हमेशा ऐसे जो हब एंड स्पोक डायग्राम हो गए, सन मून डायग्राम्स हो गए, ठीक है, या कोई भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो जहाँ पे आप इन स्कीम्स के बारे में ऐसे अपने आंसर्स में शो कर सकते हो, ठीक है। देन वे फॉरवर्ड क्या है, हमें अच्छे से और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे फोकस करना पड़ेगा। वी नीड टू इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन, सिंप्लीफाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज होने चाहिए, अवेयरनेस जनरेशन, जैसे एक कैंपेन था हक हमारा तो है एट दी 75 कैंपेन, तो इस टाइप के हम और कैंपेन रन कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वालिटी को वी शुड नीड टू मेंटेन। ऐसी एक न्यूज़ थी कि सारथी 1.0, तो ये कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाते हैं एब्सक्योर न्यूज़, तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि नालसा और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने मिलकर लॉन्च की है। और ये डिसएडवांटेज जो कम्युनिटी है जैसे एसटी, डी नोटिफाइड ट्राइब्स या ट्रांसजेंडर है, तो उनके लिए उनको एम्पावर करने के लिए अवेयरनेस जनरेशन, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे उन्हें अच्छे से एक्सेस मिले वेलफेयर स्कीम के लिए, ठीक है। तो सिनर्जी बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ब्रांच। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो राइट टू इन्फॉर्मेशन पे है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर गवर्नेंस टॉपिक ऑल्सो, फ्रॉम द जीएस पेपर 4 एथिक्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो यहाँ पे हम एक क्विक देखते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2025 क्योंकि 20 ईयर्स होने वाले हैं आरटीआई एक्ट को। 2005 में ये आया था एंड इट विल बी 2025, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यू कैन जस्ट हैव अ रफ आइडिया, आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। इट वॉज एनेक्टेड इन 2005 और अक्टूबर 2005 में ये फोर्स में आया था एंड इट गिव्स द सिटीजन द राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज़, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब लोगों पे इंफॉर्मेशन होगी, what government is doing, it will improve the transparency and when transparency is there then there will be accountability, क्योंकि जब आप पे इंफॉर्मेशन होगी तभी आप अपनी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर पाओगे और जब अकाउंटेबिलिटी होती है तो गुड गवर्नेंस आता है, गुड गवर्नेंस आता है तो पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है तो फिर क्या होता है, इफेक्टिव गवर्नेंस होती है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होगी तो अकाउंटेबिलिटी आती है, अकाउंटेबिलिटी होती है तो गुड गवर्नेंस होता है, गुड गवर्नेंस होता है तो पब्लिक का ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होता है। और जब पब्लिक का ट्रस्ट होगा तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स वो इम्प्रूव होते हैं, जिससे ओवरऑल नेशन का ग्रोथ होती है, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। सो दिस डायग्राम यू कैन नोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेन्स पर्सपेक्टिव, आप इसे कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, आई यूज टू ड्रॉ इट, ठीक है। तो इसलिए आरटीआई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी कौन सी होती है, आपकी फेवरेट डिपार्टमेंट डीओपीटी जो आपको हैंडल करेगा, ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ह्यूमन राइट माना जाता है अंडर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एंड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। पहले इसे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के नाम से इम्प्लीमेंट किया गया था, फिर 2005 में इसे चेंज करके आरटीआई कर दिया। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये केस पता होना चाहिए, कभी भी आप आरटीआई के बारे में लिखो, ये इंपॉर्टेंट है कि राज नारायण केस में
सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक फंडामेंटल राइट माना था इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फिल्म्स में भी आ जाता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन किस आर्टिकल के अंदर रिकॉग्नाइज्ड इज, इट इज अंडर आर्टिकल 19। वाई आर्टिकल 19? बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a) टॉक्स अबाउट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप कुछ कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, कैसे आप बोलोगे, जब आप उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होगी। सो फॉर स्पीच एंड एक्सप्रेशन इट इज important to have the information, and RTA do this. RTA provide you the information with which you can express yourself, right? तो इसलिए इसे आर्टिकल 19 के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर हम प्रोविजंस देखें तो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो, मान लो आप एक सिटीजन हो, ठीक है, तो आप एक सिटीजन हो और आपने RTA रिक्वेस्ट फाइल करी। आप कैसे कर सकते हो? आप किसी भी आप उसे ईमेल के थ्रू या पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप दोनों तरीके से सेंड कर सकते हो। आपको कुछ एक मिनिमल फीस लगती है जो आप डिमांड ड्राफ्ट, बैंक, चाहे क्या IPO, पोस्ट ऑर्डर, कैश के थ्रू सबमिट कर सकते हो। फिर आप जो भी पब्लिक अथॉरिटी, जिस भी डिपार्टमेंट को आपको कंप्लेन करनी है, जिस भी मिनिस्ट्री को, जिस भी पब्लिक अथॉरिटी को आप उसको रिक्वेस्ट भेजोगे, तो आप पोस्ट के थ्रू, ओवर द काउंटर या आजकल ऑनलाइन भी आप भेज सकते हो। अब जो RTA रिक्वेस्ट होती है, वो जो वहाँ पे एक ऑफिसर होता है जो उसी डिपार्टमेंट का होता है, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो PIO होता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो PIO क्या करेगा? अगर वो उसके डिपार्टमेंट की तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, अगर दूसरे डिपार्टमेंट पर उसे लगता है कि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ उसे भेज देगा, तो वो ट्रांसफ़र कर देता है। एंड देन जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो इस इन्फॉर्मेशन को देगा या दूसरे को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। और फिर जो भी उस पर इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको वापस भेज देगा, और ऐसे जो जिसने रिक्वेस्ट करी थी सिटीजन से, उस पर इन्फॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। तो जनरली इसका टाइम पीरियड जो होता है 30 डेज होता है, ठीक है। तो पहले अभी हम देखते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन, और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्टेट लेवल पे स्टेट PI होते हैं वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो इट इज़ द राइट ऑफ द एवरी सिटीजन एंड ऑब्लिगेशन है पब्लिक अथॉरिटी पे अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। तो दे हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड, जो भी वो काम कर रहे हैं उसका उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए एंड प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज भी करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब सिटीजन मांगे तभी उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। इट इज़ देयर ड्यूटी कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, और जब अगर कोई सिटीजन स्पेसिफिकली मांग रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटी पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। पब्लिक अथॉरिटी कौन सी है? जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसे UPSC हो गया या फिर और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी होती है, तो उस पर एप्लीकेबल होता है। या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे अभी हमने देखी थी, तो इनफैक्ट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्टैट्यूटरी बॉडीज, या कोई भी अगर SC ST कमीशन हैं, तो जो एक्ट के अंदर बनाई गई हैं, नोटिफिकेशन से बनाई गई है या कोई ऑर्डर इशू करके बनाए गए हैं, तो उन पे जैसे एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। या ओन कंट्रोल या सब्सटेंशियली फाइनेंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको फाइनेंस कर रही है तो उन बॉडीज़ पे एप्लीकेबल है। या फिर अगर वो गवर्नमेंट बॉडी नहीं भी है पर स्टिल वो फाइनेंस होती है थ्रू द गवर्नमेंट, तो उन पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। देन कुछ एग्जाम्पशंस हैं। सेक्शन 8 जो है वो एग्जाम्पशंस प्रोवाइड करता है, जैसे कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं रहता, अगर इट अफेक्ट्स द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, अगर प्रिविलेज ब्रीच करते हैं कोई पब्लिक सर्वेंट का, फॉरबिडन है कोई कोर्ट के द्वारा, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल है, ट्रेड सीक्रेट है, ठीक है, या किसी के ट्रस्ट पे आपने उसको रिसीव किया है, या किसी की लाइफ को या फिजिकल सेफ्टी को इम्पैक्ट करता है, कैबिनेट के जो पेपर्स हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो है पॉइंट्स, ये विलियम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पशन है अंडर सेक्शन 8, सो यू मस्ट नो। एंड देन इट इम्पीड्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को अगर इम्पैक्ट करे, या पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, तो ये अभी जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे और इम्प्लीमेंट किया गया था कि आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी किसी की लीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हो। और सेकेंड शेड्यूल के अंदर भी कुछ प्रोविजंस होते हैं जो इसमें ऐसे 27 ऑर्गेनाइजेशंस मेंशन है जो एग्जेम्प्टेड हैं। अब जैसे ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए आ जाते हैं, सर्टेन हो गया, IB हो गया, रॉ हो गया, NTR हो गया, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट हो गया, ED, तो ये सब नहीं होते। और जुरिस्डिक्शन तो लोअर कोर्ट दे आर बार्ड फ्रॉम एंटरटेनिंग दी सूट, पर जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का अंडर आर्टिकल 225, तो इसके अंदर रिट जुरिस्डिक्शन में जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन सूट को एंटरटेन कर सकते हैं। तो जैसे पेनल्टी हो सकती है अगर आप इन्फॉर्मेशन टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। पेनल्टी कौन प्रोवाइड करता है? जैसे आपने मान लो रिक्वेस्ट मांगी, 30 डेज में काम होता है कि वो आपकी रिक्वेस्ट को माने, और अगर लाइफ को थ्रेटन करता है या लिबर्टी को, तो 48 के अंदर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ PIO टू प्रोवाइड यू विद द इन्फॉर्मेशन। इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग और टाइम लैप्स हो गया, 30 डेज हो गए, ठीक है,
या उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है या यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर आप अपील कर सकते हो। पहली अपील आप उस डिपार्टमेंट के अंदर करते हो। देन अगर आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन मेक दी अपील इन विद इन 90 डेज टू द इंफॉर्मेशन कमीशन। तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जहाँ आपका भी वो डिपार्टमेंट या पब्लिक अथॉरिटी है, वहाँ पे आप सेकेंड अपील कर सकते हो। तो ये अपील का प्रोविजन होता है। एंड देन दे अनाउंसेस द पेनल्टीज, ठीक है। तो आप 2 अपील कर सकते हो। एंड अमेंडमेंट कुछ किए गए थे जैसे 2019 में, तो इट एम्पावर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे इस वाले में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ था, क्योंकि इस एक्ट ने क्या किया, पहले जो पावर्स थी वो जो लॉ था उसमें डिफाइन थी कि उनकी कितनी टर्म सैलरीज वर्करा होंगी। बट नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर कि वो बताएंगे कि कितनी सैलरी होगी। तो कहीं ना कहीं इसकी जो इंडिपेंडेंसी है इंफॉर्मेशन कमीशन की, उसको इम्पैक्ट इसने किया है। क्यों? क्योंकि नाउ एक पॉलिटिकल नेक्सस हो सकता है कि अच्छा आपको इतनी सैलरी मिलेगी, या आपके टर्म को एक्सटेंड कर दिया जाएगा इफ़ यू आर हैविंग गुड टर्म्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। एंड ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है 2023 का, उसमें सेक्शन उसने अमेंड किया है आरटीआई के सेक्शन 1J को, टू एग्जामिन ऑल द पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, जो भी हमने यहाँ पे एग्जामिशन पढ़े थे, ये वाला। ऑलराइट, देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आरटीआई। तो मैंने जैसे आपको बताया था, आप गुड गवर्नेंस के जो 8 पैरामीटर्स हैं उनको आप लगा सकते हो हमेशा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो गवर्नमेंट विल बी मोर रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और पार्टिसिपेटरी रहेगा, क्योंकि नाउ पीपल विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस, इन मेकिंग द गवर्नमेंट होल्ड अकाउंटेबल। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग, इट विल इम्प्रूव, राइट। ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा। तो आप वो पॉइंट्स के अराउंड अपने आंसर को बना सकते हो। तो एम्पावरमेंट होगा सिटीजन्स का, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर के अंदर अकाउंटेबिलिटी, इट विल एक्सपोज द करप्शन, जैसे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम में हुआ था। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, तो भाई 8 पॉइंट आते हैं। यू कैन ऑलवेज कोट जस्टिस भगवती का ये जो कोट है, वेयर अ सोसाइटी हैज चोजन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेसी एज ए क्रीडल फेथ, it is elementary that the citizen ought to know what their government is doing. Okay, now what are the challenges in the implementation of the RTI Act? तो हम इसको 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी अगर बॉडी है तो उसके कुछ या एक्ट है तो कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ उसके स्ट्रक्चर में इशू होंगे कि वो एक्ट अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ है या उस बॉडी को अच्छे से फॉर्म नहीं किया गया है। सेकेंड इश्यूज हो सकते हैं कि वो काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, फंक्शनल इश्यूज कैन बी देयर। थर्ड कैन बी कि प्रोसीजरल इश्यूज हो सकते हैं, फंडिंग इश्यूज हो सकते हैं। तो ब्रॉडली आप जब भी कोई भी बॉडी या एक्ट के बारे में सोचो, ट्राई टू डिवाइड और आंसर इनटू दिस पॉइंट। भले आप इनको मेंशन नहीं करो, बट आप इनके अराउंड पॉइंट जनरेट करोगे तो इट विल बी इजी टू जनरेट। अब जैसे फंक्शनल इश्यूज क्या है, तो एक सतर्क नागरिक संगठन है, उनकी रिपोर्ट के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो डिफंक्ट है, वो काम ही नहीं कर रहे, वैकेंसीज हैं। तो जैसे 29 इन्फॉर्मेशन कमीशन है तो 7 उसमें से डिफंक्ट है, काम ही नहीं कर रहे हैं। डिलेज हैं, 1 साल तक का टाइम लग जाता है। 9 कमीशन में तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि 9 कमीशन में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं है। बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, 4 लाख अपील्स हैं, ठीक है। एंड स्क्यूड जेंडर कंपोजिशन है, सो 99% ही ऐसे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहे हैं जो कि वुमेन नहीं है। तो फंक्शनल इशूज़ हैं, स्ट्रक्चरल इशूज़ हैं, एग्जाम्पशन बहुत ज़्यादा है। अभी हमने सेक्शन 8 में देखा 27 ऑर्गेनाइज इशूज़ टेक अंडर सेकेंड शेड्यूल। तो इन्हें नेशनल सिक्योरिटी जो कि बहुत ओपन टू इंटरप्रेट है, एग्जाम्पशन बहुत ज़्यादा है। अगर पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में लाइन नहीं करते तो फिर उस बॉडी के पूरे ही इन्फॉर्मेशन आप कवर नहीं कर सकते हो। जैसे पीएम केयर्स फंड है, ठीक है। डाइल्यूशन थ्रू अमेंडमेंट, जैसे अभी हमने 2019 का जो आरटीआई अमेंडमेंट अभी आई टोल्ड यू, इट क्रिएटेड मैनी कॉन्ट्रोवर्सीज एट दैट टाइम। प्रोसीजरल इशूज़ हैं, ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, करप्शन बहुत ज़्यादा है, नॉन कंप्लाइंस है, पॉलिटिकल पार्टी खुद को इसमें मानते ही नहीं है तो वो कवर्ड ही नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। अदर इशूज़ हैं जैसे प्रोटेक्शन ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट, तो अराउंड 91 एक्टिविस्ट हैव बीन किल्ड टिल नाउ एंड दिस क्रिएट्स अ बिग डिटरेंस, क्योंकि जब आपकी सेफ्टी सिक्योर नहीं होगी तो फिर आप आरटीआई एक्टिविस्ट अच्छे से फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। ट्रेनिंग नहीं है पीआईओज की, अच्छे से रिकॉर्ड मैनेज नहीं रहता है, फाइल कल्चर बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज्म है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो इसके संग ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है, क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या बोलता है कि नेशनल सिक्योरिटी या कुछ ओथ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हो उसका डिसमिनेशन, ठीक है। आपके ओथ ऑफ सीक्रेसी रहती है कि आपको जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो बाहर लीक नहीं करनी है। बट आरटीआई इज टेलिंग अपोजिट कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को प्रोएक्टिवली अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को। एंड दिस इज
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नोट कि आरटीआई एक्ट में लिखा गया है कि आरटीआई जो है इट सुपरसीड ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। मतलब अगर इन दोनों के बीच में कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन है तो इट इज़ द आरटीआई विच विल सुपरसीड, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, वे फॉर्मेट क्या है? तो सेकेंड एआरसी ने बोला था कि वी नीड टू एस्टैब्लिश द नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि मॉनिटर करे, इम्पैक्ट एवेल्युएशन करे, ठीक है, एंड अवेयरनेस कैंपेन, रिक्रूटमेंट ऑफ एडिक्वेट स्टाफ, वैकेंसीज को फुलफिल करो, ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से होना चाहिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, देन ट्रेनिंग और जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन है ये सब हमें प्रोवाइड करना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इस सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस दी फीसिबिलिटी ऑफ ग्राम न्यायालय। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है कि ग्राम न्यायालय का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसके लिए कि विलेज कोर्ट होते हैं जो कि अगेन ईडीआर का मैकेनिज्म है और ये लोअर टियर ऑफ द गवर्नेंस जो कि विलेजेस में वर्क करते हैं टू प्रोवाइड दी फास्ट एक्सेस टू जस्टिस डिलीवरी। तो इनका जो एस्टैब्लिशमेंट है वो मैंडेटरी है या नहीं ये अभी कंसर्न है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड की जे में कॉन्स्टिट्यूट और रिसोर्स क्रंच रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इशूज है, इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं, यू शुड नो व्हाट इज ग्राम न्यायालय, दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। सीट कहाँ होती है इनकी? पंचायत लेवल पे होती है या फिर कॉन्टिग्यूस बहुत सारी पंचायतें उनको मिला के हो सकती है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, मतलब पंचायत से एक ऊपर ब्लॉक या जो बीच का लेवल होता है या फिर बहुत सारे पंचायत मिलकर बनाए। एक न्याय अधिकारी अपॉइंट किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ये मोबाइल कोर्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक परमानेंट बॉडी होकर अलग अलग लोकेशंस पे ग्राम न्यायालय को कंडक्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों इसका जुरिस्डिक्शन होता है, ठीक है। कंसिलिएशन मतलब एक बीच का समझौता किया जाता है। सोशल वर्कर्स जो है कंसिलिएटर की तरह अपॉइंट किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स ही होते हैं? नहीं, सोशल वर्कर भी हो सकते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट बट बाय द नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस देखें तो एक्ट के अकॉर्डिंग 2500 होने चाहिए थे बट अभी तक सिर्फ 500 करीब ही बने हैं और में से काम तो सिर्फ 314 कर रहे हैं। यूपी बिहार में बहुत बुरा हाल है, ठीक है। एक ग्राम न्यायालय स्कीम भी है, यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कर दिया। तो रीड मोर अबाउट ग्राम न्यायालय, वैसे इतना आइडिया आपको इनफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट है, तो ये हमारा कौन से शेड्यूल का पार्ट है या कौन से पार्ट का पार्ट 2 आता है ना। तो सेक्शन 6A क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपहोल्ड कर रही थी कि हाँ सेक्शन 6A जो है वो वैलिड है, ठीक है। So it is a special provision which is added through the Citizenship Amendment Act of 1985 through the Assam Accord, or it conferred the citizenship to those who migrated from East Pakistan, Bangladesh from 1st November 1966 until 1971 and upon the completion of 10 years। मतलब ऐसे लोग जो बांग्लादेश से इंडिया में आए कब? फ्रॉम 1966 टू 71। ऐसे लोग जो कि 66 से लेकर 1971 में बांग्लादेश से आसाम गए वो लीगल सिटीजन है, पर उनको रिकॉग्निशन कब मिलेगा? 10 years आफ्टर दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज द फॉरेनर। पर अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद आए हो तो फिर आपको लीगल सिटीजन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा, बिकॉज नाउ यू आर नॉट अ माइग्रेंट ऑफ द पार्टीशन बट अ माइग्रेंट ऑफ वॉर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था कि इसे आप इसलिए इसे अपहेल्ड किया गया क्योंकि आर्टिकल 246 और एंट्री 17 ऑफ लिस्ट 1 के अंदर इसको रीड किया गया था, विच प्रोवाइड फॉर सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन, और ये सेंटर पे इस पे पावर होती है बनाने के लिए। एंड इट डज नॉट वायलेट द इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड इम्पैक्ट ऑन कल्चर, मतलब आर्टिकल 29 के अंदर बोला जाता है कि माइनॉरिटी राइट को इम्पैक्ट करते हैं, बट ऐसा कुछ आप एविडेंस नहीं बता सकते हो, राइट। और कट ऑफ डेट भी ठीक है क्योंकि 1971 के बाद जो वॉर हुआ, ऑपरेशन सर्चलाइट और जो भी क्राइसिस हुआ था इन दी बांग्लादेश माइग्रेंट क्राइसिस, तो दे आर दी माइग्रेंट ऑफ वॉर। पर जो इससे पहले आए 71 से दे आर दी माइग्रेंट ऑफ पार्टीशन, इसलिए उन्हें जो है हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें पता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये आर्टिकल 11 के अंदर पार्लियामेंट पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने बनाया था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल ऑफ 11 जो एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप एक्ट बना सकती है। और इसमें 5 वेज हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं कि एक इंसान को सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो बाय बर्थ मतलब आपका जन्म इस कंट्री में हुआ हो, बाय डिसेंट आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी का जन्म हुआ हो, बाय रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हो कि
आप PIO हो सकते हो, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हो सकते हो, या आप उसके स्पाउस हो सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन आप बहुत टाइम से इंडिया में रह रहे हो, तो 12 ईयर्स और 6 ईयर्स की डेट होती है। एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे सिक्किम के जो सिटीजन थे, दे बिकेम सिटीजन ऑफ इंडिया व्हेन सिक्किम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। एंड डुअल सिटीजन का प्रोविजन हमारा नहीं है, लाइक इफ यू आर US सिटीजन देन यू कैन नॉट हैव द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। एंड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो कि 3 कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से आए हैं, उससे पहले आए हैं, तो फिर उन्हें इलीगल माइग्रेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा और उनके लिए जो नेचुरलाइजेशन का पीरियड है इट वॉज रिड्यूस्ड from 6 years to 5 years and so on, from 12 years to 11 years. Then the next topic is about the universal postal union. तो ये इतना important topic नहीं है, you just need to have a rough idea कि ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इंडिया इसका मेंबर है और इसका जो मेनली काम होता है वो होता है जनरल पोस्टल यूनियन की तरह ये काम करता है। इसके जो हेडक्वार्टर है वो बर्न, स्विट्जरलैंड में है और इसको भी 150 ईयर्स हो गए हैं एंड इट वाज फॉर्म्ड थ्रू द ट्रीटी ऑफ बर्न, ठीक है। एंड सिमिलरली इंडिया में इंडिया पोस्ट है, जो कि इससे भी पुराने से 170 ईयर्स हो गए हैं। एक और इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो इसका मेन, ये भी एक UN की स्पेशलाइज्ड बॉडी है फॉर डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो मेनली टेक्नोलॉजी में, टेलीकम्युनिकेशन में काम करता है और इसकी जो अभी समिट हुई थी टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वो 2024 न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है। एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि इसकी समिट एशिया पैसिफिक या इंडिया में हुई हो। इंडिया इसका मेंबर है और इसके भी हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। I hope this much is clear. So with this, our polity part also and I hope you like this initiative. If you do, please like, share and subscribe. Now we will be starting with the next part. Thank you.